नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। खबर दुनिया की में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हर वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। इजराइल ने वेस्ट बैंक में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान किया शुरू। हवाई और जमीनी हमलों से कई इलाकों को बनाया निशाना। 9 आतंकियों को मार गिराने का दावा। गाजा में खान यूनिस और पूर्वी डेर अल बलाह पर भी किए हमले। संयुक्त राष्ट्र का गाजा में सैन्य सहायता अभियान जारी। यूक्रेन ने रूस के दक्षिणी रोस्तोव क्षेत्र में किए ड्रोन हमले। तेल के डिपो में लगी भीषण आग। रूस ने डोनेट्स्क क्षेत्र के कोस्टियनचिक्निवका गांव पर किया कब्जा। क्रेमलिन ने ज़ेलेंस्की की योजना को किया खारिज। कहा यूक्रेन में जारी रहेगा रूस का विशेष सैन्य अभियान। बर्लिन में ब्रिटेन और जर्मनी के बीच नई संधि की घोषणा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने दोनों देशों के लिए बताया बड़ा अवसर। कहा ब्रेक्सिट को उलटना या ईयू में वापसी की कोई योजना नहीं। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने संधि को यूरोप के लिए बताया अहम। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ी। न्याय विभाग के विशेष वकील जैक स्मिथ ने ट्रंप के खिलाफ फिर से अभियोग चलाए जाने की दायर की अपील। ट्रंप ने कहा चुनाव से अमेरिकी जनता का ध्यान भटकाना है उद्देश्य। नई दिल्ली में द्वितीय भारत चिली संयुक्त आयोग की हुई बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा भारत वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में चिली की भागीदारी को देता है अत्यधिक महत्व। चिली के विदेश मंत्री ने भारत को बताया महत्वपूर्ण साझेदार। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात एशिया का आईना की। इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध संघर्ष में एक नया अभियान शुरू किया है। इजरायली सेना ने गाजा में लड़ाकू विमानों, ड्रोन्स और बुलडोजरों के जरिए हमास के आतंकी गतिविधियों के खिलाफ हमले किए। साथ ही इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा पट्टी में खान यूनिस में हमास के आतंकियों के खिलाफ पूरे इलाके में हमले किए। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में सहायता अभियान जारी रखा है। इजरायली सेना ने हमास के खिलाफ गजा में अपने 10 महीने से चल रहे भीषण संघर्ष के साथ साथ एक नया अभियान शुरू कर दिया है। बुधवार को इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक को निशाना बनाया। बुधवार को तड़के शुरू हुए इस आक्रमण में लड़ाकू विमानों, ड्रोन्स और बुलडोजरों की सहायता से सैकड़ों जमीनी सैनिकों ने 4 इलाकों जेनिन, टुलकाम, नाब्लुस और टुबास को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने बताया कि वो जेनिन और टुलकाम में आतंकी गतिविधियों के खिलाफ अभियान चला रही है। इस बीच आईडीएफ ने वेस्ट बैंक पर कार्रवाई के दौरान 9 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। इसके अलावा विस्फोटक और हथियार भी बरामद किए गए। इजराइल ने इस क्षेत्र में सशस्त्र आतंकवादी समूहों के खिलाफ अभियान तेज कर दिए हैं। वहीं फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने बताया कि हमलों के कारण उनकी टीमों को घायलों तक पहुँचने में परेशानी हो रही है। इस बीच जेनिन को जाने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया गया है, जबकि शहर के रिफ्यूजी कैंप में हथियार बंद संघर्ष चल रहा है। इजरायली सेना ने बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ शरणार्थी शिविर पर छापा मारा। उन्होंने अलग अलग हिस्सों से शिविर पर छापा मारा। अचानक उन्होंने हमला कर दिया जिसमें कई लोग मारे गए। हम अब तक कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। वहीं इजरायली सेना ने दक्षिणी गजा पट्टी में खान यूनिस में हमास के आतंकियों के खिलाफ पूरे इलाके में हमले किए। स्थानीय निवासियों के मुताबिक इजरायली सेना ने पहले ही शहर छोड़ने का आदेश दिया हुआ है, जिससे एक बार फिर कई परिवारों को सुरक्षा के लिए दूसरी जगह भागना पड़ रहा है। इसके अलावा इजरायली सेना ने गजा के पूर्वी डेर अल बलाह में स्कूल को निशाना बनाया। सेना ने कहा कि हमास के आतंकी इस स्कूल का अपनी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। समुद्र नागरिकों के लिए एक मनोरंजन स्थल है जहां वे अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताते हैं, लेकिन हमारे लिए यही समुद्र तट अब हमारा ठिकाना बन गया है। जिंदगी बचाने के लिए हम लगातार एक जगह से दूसरी जगह बदलते जा रहे हैं।
इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र ने गजा में सहायता अभियान जारी रखा है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि हम गजा में रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि फिलिस्तीनी नागरिकों को जीवन रक्षक सहायता प्रदान की जा सके, इसलिए यहाँ मानवीय सहायता पहुँचाना जारी है। हम गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए और उनके साथ जीवन रक्षक सहायता पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मानवीय सहायता वितरण जारी है। ये एक जबरदस्त उपलब्धि है। गाजा में अधिकांश फिलिस्तीनियों की तरह हमारे अपने कर्मचारियों के लिए भी सुरक्षित स्थान समाप्त हो रहे हैं। इस बीच फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने रियाद की अपनी यात्रा के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने गजा और उसके आसपास के इलाकों में इजरायली सेना की कार्रवाई पर चर्चा की। चिली के विदेश मंत्री अल्बर्टो वैन क्लावेरेन 27 से 31 अगस्त तक चलने वाली 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान भारत चिली संयुक्त आयोग की बैठक के लिए भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने क्लावेरेन का स्वागत किया और कहा कि दोनों देशों के पास चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। भारत चिली संयुक्त आयोग की बैठक में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, हम वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में चिली की भागीदारी को बहुत महत्व देते हैं। सुरक्षा परिषद में हमारी स्थायी सदस्यता के लिए आपके समर्थन के लिए भी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। We very much value the participation of Chile in the Voice of Global South summits. We heard your president. He gave a very insightful set of remarks at the summit in August. We also thank you very much for your support for our permanent membership in the Expanded Security Council. Your own participation in the Trade and Economic Ministers meeting in November 2023 is also something we appreciate very deeply. वहीं चिली के विदेश मंत्री अल्बर्टो वैन क्लावेरेन ने भारत को चिली के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदार करार दिया और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA समझौते के लिए द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई। This commission has been a cornerstone of our bilateral relationship, representing the first structured and regular dialogue at the highest levels of government in our diplomatic history. The outcomes of our first meeting, held virtually on October 16, 2020, due to the pandemic, clearly demonstrated the broad and diverse agenda of cooperation that has evolved between our countries over the years and highlighted our mutual commitment to expanding and deepening these ties. कतर में भारतीय नागरिक से गुरु ग्रंथ साहिब लेने के मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। बुधवार को जारी बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा, कतर के अधिकारियों ने दोहा स्थित हमारे दूतावास में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 2 स्वरूप सौंप दिए हैं जो एक भारतीय नागरिक से लिए गए थे। ये मामला बिना अनुमति के धार्मिक प्रतिष्ठान चलाने से जुड़ा है। गुरु ग्रंथ साहिब सौंपे जाने के बाद विदेश मंत्रालय ने कतर का आभार व्यक्त किया है। साथ ही भारतीय नागरिकों से सभी मामलों में स्थानीय कानून का पालन करने की अपील की है। जापान में इस समय शानशान चक्रवात के कारण तबाही की आशंका जाहिर की जा रही है। ईस्ट एशिया में इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तूफान के कारण फ्लाइट्स, ट्रेन और सरकारी ट्रांसपोर्ट की सेवाएं रोक दी गई हैं। विभाग अलर्ट मोड पर है। शक्तिशाली तूफान शानशान ने जापान की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। तूफान शानशान 252 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्यूशू के मुख्य दक्षिण पश्चिमी द्वीप की ओर बढ़ रहा है। शक्तिशाली तूफान शानशान के नजदीक आते ही जापान ने आपातकालीन चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान एजेंसी ने चेतावनी दी है कि इसके प्रभाव से तेज बारिश, बाढ़, भूस्खलन और तेज हवाएं चलेंगी, जिससे कई घर ढह सकते हैं। वहीं अगले कुछ दिनों में शानशान के जापान के दक्षिण पश्चिमी क्यूशू द्वीप पर टकराने और सप्ताह के अंत के आसपास मध्य पूर्वी क्षेत्रों और राजधानी टोक्यो तक पहुंचने की उम्मीद है। शानशान तूफान को इस साल का सबसे शक्तिशाली तूफान बताया जा रहा है। तूफान के कहर से बचने के लिए जापान ने तैयारियां तेज कर दी है, लेकिन तूफान के नजदीक आने से इसका प्रभाव दिखना शुरू हो गया है। तूफान की वजह से आई भारी बारिश के कारण
मध्य जापान में हुए भूस्खलन के कारण मलबे में 5 लोगों का एक परिवार दब गया, जिसमें 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इतना ही नहीं, क्यूशू में कागोशिमा प्रांत और मध्य आइची और शिजुओका प्रांत में 8 लाख से अधिक लोगों की निकासी और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जापान में तूफानी हवाओं और भारी बारिश के चलते कई उड़ानें और रेलवे सेवाओं को रद्द कर दिया गया है। एयरलाइन ANA होल्डिंग्स ने बुधवार और शुक्रवार के बीच दक्षिण पश्चिमी जापान के लिए कुल 210 से अधिक घरेलू उड़ानों को रद्द करने की जानकारी दी है, जिससे लगभग 18,000 से ज्यादा यात्री प्रभावित होंगे। वहीं जापान एयरलाइंस 3 दिन के अंदर करीब 402 घरेलू उड़ानें रद्द करेगी। दोनों एयरलाइनों द्वारा संचालित कुल 10 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी निलंबित रहेंगी। वहीं बुलेट ट्रेन सेवाएं बुधवार और गुरुवार को रद्द होने की उम्मीद है। इसी के साथ ही टोयोटा, निसान और होंडा सहित कई कंपनियों ने अपने संयंत्र और कारखानों का परिचालन भी कुछ दिनों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। वहीं मुख्य कैबिनेट सचिव योशिमासा हयाशी के मुताबिक इस तूफान के साथ हिंसक तूफानी हवाएं और ऊंची लहरें आ सकती है, जिनका अनुभव अधिकांश लोगों ने पहले कभी नहीं किया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जमात-ए-इस्लामी और उसकी छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिविर की राजनीतिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। बांग्लादेश में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने राजपत्र अधिसूचना में औपचारिक रूप से ये घोषणा की। राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है, चूंकि बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी और उसके छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर के आतंकवाद और हिंसा में शामिल होने का कोई ठोस सबूत नहीं है। इससे पहले 1 अगस्त को पिछली अवामी लीग के नेतृत्व वाली सरकार ने आतंकवाद विरोधी अधिनियम 2009 के तहत जमात शिविर और उसके सभी संबद्ध संगठनों को राजनीतिक संस्थाओं के रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। हसीना सरकार ने पार्टी को उग्रवादी और आतंकवादी संगठन बताते हुए प्रतिबंधित कर दिया था और उसकी छात्र इकाई और अन्य संबद्ध संगठनों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था को लेकर आंदोलन भड़काने का दोषी ठहराया था। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे यूरोपीय देशों से जुड़ी खबरें। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और आइए अब नजर डालते हैं यूरोप इन दिनों पर। यूक्रेन ने रूस के दक्षिणी रोस्तोव क्षेत्र में ड्रोन हमले किए, जिससे तेल के डिपो में भीषण आग लग गई है। वहीं रूस ने डोनेट्स्क क्षेत्र के कोस्टिनटिविका गांव पर कब्जा किया है। इस बीच क्रेमलिन ने ज़ेलेंस्की की योजना को खारिज करते हुए कहा है कि यूक्रेन में रूस का विशेष सैन्य अभियान जारी रहेगा। फरवरी 2022 से यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच दोनों पक्षों के बीच लगातार एक दूसरे पर हमले करने की होड़ मची हुई है। ताज़ा घटनाक्रम में यूक्रेन ने रूस के दक्षिणी रोस्तोव क्षेत्र में ड्रोन हमले किए, जिसमें एक तेल डिपो में आग लग गई। रोस्तोव के गवर्नर वसीली गोलुबेव ने बताया कि हमले में तेल डिपो को नुकसान पहुंचा है, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वायु रक्षा प्रणाली ने 4 ड्रोन को नष्ट कर दिया है। दूसरी ओर रूस ने एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि उसके सैनिकों ने यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र के कोस्टिनटिविका गांव पर कब्जा कर लिया है। यह गांव यूक्रेनी सेना द्वारा अन्य युद्धग्रस्त यूक्रेनी चौकियों को आपूर्ति करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक प्रमुख सड़क पर स्थित है। हालांकि यूक्रेन ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन कहा है कि पोक्रोवस्क के पास के क्षेत्र में रूस भारी हमले कर रहा है। इस बीच क्रेमलिन ने बुधवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की द्वारा युद्ध को समाप्त करने की योजना के बारे में की गई चर्चा को खारिज कर दिया और कहा है
कि रूस यूक्रेन में अपना विशेष सैन्य अभियान जारी रखेगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साथ ही कहा कि युद्ध को लेकर भारतीय पक्ष लगातार शांतिपूर्ण समाधान और कूटनीतिक तरीकों से समाधान पर बल दे रहा है। यह पहली बार नहीं है जब हम कीव नेताओं से इस तरह के बयान सुन रहे हैं। हम इस कीव शासन के सार से अवगत हैं। हम अपना विशेष सैन्य अभियान जारी रखेंगे और निर्धारित सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। भारतीय पक्ष लगातार शांतिपूर्ण समाधान पर बल दे रहा है। इसके अलावा भारत राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से समाधान की बात कर रहा है। वहीं रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन द्वारा दागे गए अमेरिकी हथियारों को निष्क्रिय कर दिया है, जिन्हें रूस के कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर मार गिराया गया था। रूसी सेना ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि पश्चिमी देशों की मदद आग में घी डालने का काम कर रही है। यूक्रेन ने एक ड्रोन लॉन्च किया और क्षेत्र का निरीक्षण किया। एक अमेरिकी मिसाइल को हमने निष्क्रिय कर दिया है। 183 सबमिशन पाए गए हैं। उन्हें विस्फोट द्वारा नष्ट कर दिया गया है। उधर यूरोपीय देशों द्वारा रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में स्पेन के विदेश मंत्री ने यूक्रेन के राजदूत को 7 इलेक्ट्रिक जनरेटर भेंट किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्पेन मानवीय, सैन्य और वित्तीय तरीके से यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेगा। स्पेन मानवीय सहायता, राजनीतिक सहायता, सैन्य सहायता, वित्तीय सहायता के माध्यम से यूक्रेन के लोगों और सरकारों को उनकी स्वतंत्रता, उनकी संप्रभुता और उनके लोकतंत्र की रक्षा में समर्थन देना जारी रखेगा। हम ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक यह आवश्यक है। हमें यकीन है कि जल्द ही यूक्रेन उस स्थिति में वापस आ जाएगा जैसा युद्ध से पहले था। हाल फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग रुकते हुए नजर नहीं आ रही है। जहां एक तरफ यूक्रेनी सेना कुर्स्क क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ रूस कीव समेत अन्य शहरों को हवाई हमलों से दहला रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने बुधवार को बर्लिन में यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को पुनः स्थापित करने के तहत जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने साझा वक्तव्य जारी करते हुए ब्रिटेन जर्मनी की नई संधि की सराहना की, जिसमें रक्षा से लेकर व्यापार तक के मुद्दे शामिल हैं। बुधवार को ब्रिटेन और जर्मनी ने आपसी संबंधों की नई इबारत लिखने के तहत एक महत्वाकांक्षी संधि पर काम करने पर सहमति व्यक्त की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने बुधवार को बर्लिन में यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को पुनः स्थापित करने के तहत जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने साझा वक्तव्य जारी करते हुए ब्रिटेन जर्मनी की नई संधि की सराहना की, जिसमें रक्षा से लेकर व्यापार तक के मुद्दे शामिल हैं। इस संधि को साथ ही यूरोपीय संघ के साथ ब्रिटिश संबंधों को पुनः स्थापित करने का हिस्सा भी माना जा रहा है। कीर स्टारमर ने नई सहयोग संधि को दोनों देशों के लोगों के लिए एक बड़ा अवसर बताया, जिससे व्यापार में वृद्धि के साथ साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यवसाय और संस्कृति में भी सहयोग बढ़ेगा। उन्होंने साथ ही कहा कि देश के विकास के लिए जर्मनी और पूरे यूरोप में साझेदारों के साथ संबंध बनाना महत्वपूर्ण है। यह संधि ब्रिटेन और जर्मनी में कार्यरत लोगों के लिए एक पीढ़ी में एक बार मिलने वाला अवसर है, जिससे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, विकास, व्यापार और संस्कृति में संबंध और मजबूत होंगे। दोनों देशों में नौकरियों के और अधिक अवसर पैदा होंगे। विकास मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसे हासिल करने के लिए जर्मनी और पूरे यूरोप में हमारे साझेदारों के साथ संबंध बनाना महत्वपूर्ण है। वहीं जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने नई संधि को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे न केवल ब्रिटेन और जर्मनी को लाभ मिलेगा, बल्कि यह पूरे यूरोप के लिए बहुत ही अहम साबित होगी। उन्होंने कहा कि वे नाटो में यूरोपीय नेतृत्व को और मजबूत करना चाहते हैं और सुरक्षा में सहयोग इसमें अहम भूमिका निभाएगा। मुझे खुशी है कि कीर स्टारमर ने घोषणा की है कि वह यूरोपीय संघ के साथ अपने संबंधों में एक नई शुरुआत की तलाश करेंगे। हम इस बढ़े हुए हाथ को थामना चाहते हैं। यूनाइटेड किंगडम हमेशा से पूरे यूरोप को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों के समाधान का एक अनिवार्य हिस्सा रहा है। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद से इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने साफ किया कि उनका उद्देश्य ब्रेक्सिट को उलटना या फिर से यूरोपीय संघ में वापसी का नहीं है, बल्कि वह ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों में सुधार चाहते हैं। हम यूरोपीय संघ के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ब्रेक्सिट को उलटना या एकल बाजार या सीमा शुल्क संघ में फिर से प्रवेश करना नहीं है। हमारे पास ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच घनिष्ठ संबंध की योजना है।
गौरतलब है कि एक संयुक्त घोषणा पत्र में ब्रिटेन और जर्मनी ने उम्मीद जताई है कि वे अगले साल की शुरुआत तक इस संधि पर हस्ताक्षर कर देंगे। इसके अलावा दोनों देशों के रक्षा मंत्री एक नए रक्षा समझौते पर भी काम कर रहे हैं, जिस पर जल्द ही हस्ताक्षर की उम्मीद है। और आइए अब अमेरिकाना के जरिए नजर डालेंगे अमेरिकी देशों से जुड़ी खबरों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव 2024 सर पर हैं। इससे पहले रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अमेरिकी न्याय विभाग के विशेष वकील जैक स्मिथ ने 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दखल की कोशिश के लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फिर से अभियोग चलाए जाने की अपील दायर की है। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अमेरिका न्याय विभाग के विशेष वकील जैक स्मिथ ने 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दखल की कथित कोशिश के लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फिर से अभियोग चलाए जाने की अपील दायर की है। दरअसल इस अपील में ट्रंप के ऊपर पिछले आपराधिक मामलों को जस का तस ही रखा गया है, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति कार्यालय के कुछ कामों को लेकर झूठ होने के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद ट्रंप के खिलाफ आरोपों को कम किया गया है। इस मुद्दे पर जैक स्मिथ ने कहा, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ध्यान में रखते हुए यह मूल अभियोग में आरोपों और सबूतों को सुव्यवस्थित करता है। अमेरिका के चुनाव में हस्तक्षेप करने के मामले में शीर्ष न्यायालय में अभियोग दायर किया गया है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए यह मूल अभियोग में आरोपों और सबूतों को सुव्यवस्थित करता है। इससे मिनी ट्रायल की आवश्यकता समाप्त हो जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कौन से आरोप लागू होते हैं। हालांकि ट्रंप 2020 के चुनावों में किसी भी तरह के दखल के आरोपों को नकार रहे हैं और उनके ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने उनके खिलाफ केस दर्ज करने के लिए स्मिथ की आलोचना की। उन्होंने कहा, सजा के लिए नए सिरे से की गई अपील खत्म हो चुके उत्पीड़न को फिर से जिंदा करना और चुनाव से अमेरिकी जनता का ध्यान भटकाना है। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि केस दर्ज करना आगामी राष्ट्रपति चुनावों में हस्तक्षेप करने का एक प्रयास है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सीनेटर और रिपब्लिकन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस ने भी इसे साजिश करार दिया। वेंस ने कहा, इसका मकसद सिर्फ आगामी 5 नवंबर के चुनाव में हस्तक्षेप करने का एक प्रयास है और किसी भी तरह से डोनाल्ड ट्रंप की दावेदारी को रोकना है। जैक स्मिथ चुनाव को प्रभावित करने के प्रयास में बेतुके मुकदमों को दायर करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ मुकदमे को खारिज कर दिया था। यह केवल चुनाव में हस्तक्षेप करने और अमेरिकी लोगों को कमला हैरिस द्वारा हमारे राष्ट्र पर किए गए संकटों से विचलित करने का प्रयास है, लेकिन हमें अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपतियों को अभियोगों से झूठ होने के संबंध में हाल में एक फैसला सुनाया था, जिसके बाद नए सिरे से अभियोग दायर हुआ और पुराने अभियोग के उस भाग को हटा दिया गया है जिसमें चुनाव में हुई हार को पलटने के लिए विधि मंत्रालय की कानून प्रवर्तन शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश का ट्रंप पर आरोप लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने 3 के मुकाबले 6 के बहुमत से अपना फैसला सुनाया था कि इस संबंध में आरोपों से डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरह छूट प्राप्त है। बता दें, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप लगे थे कि उन्होंने साल 2020 में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे पलटने और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बाइडेन को हराने की कोशिश की थी। हर साल अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में आयोजित होने वाली टैंगो चैंपियनशिप प्रतियोगिता का समापन हो गया है। इस साल 53 देशों से लगभग 750 जोड़ों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। टैंगो चैंपियनशिप की प्रतियोगिता 2 श्रेणियों में आयोजित होती है। शो टैंगो श्रेणी में आइलेन मोरांजो और सेबेस्टियन मार्टिनेज विजेता रहे, जबकि सैलून टैंगो श्रेणी में फातिमा काराकोच और ब्रेनो मार्क्स ने जीत हासिल की। और इसी के साथ ही खबर दुनिया की में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।